हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। इसी के साथ जो कोर्स का हाईलाइट है वो इस पर मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फर्दर आपके मन में कोई डाउट है, किसी चीज़ को आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल वर्ल्ड सुसाइड डे, जो प्रिवेंशन ऑफ वर्ल्ड सुसाइड डे मनाया जाता है 10 सितंबर को, उसके अवसर पे आया है। तो अभी जो सुसाइड का मामला है वो दिन ब दिन इंडिया में या फिर ग्लोबली भी देखें तो जो सुसाइड की टेंडेंसीज है, टेंडेंसी टू अटेम्प्ट सुसाइड और सुसाइड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर लगभग 12 से 13 जो लोग हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो ये काफ़ी ग्रीम सिचुएशन है कि आपका बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज सुसाइड कमिट की जाती है। तो अभी हमारे देश में अगर देखें तो जो मेंटल हेल्थ है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। हमारे देश में हम क्या है, अगर एक इंसान देखने में फिट है तो हमें लगता है कि वो हेल्दी है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ने नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी को भी डेवलप किया है ताकि जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है उसको उसमें सुधार लाई जा सके। तो अभी इसमें कुछ डिस्कशन है जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली मेंस में पूछा जा सकता है। सुसाइड के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन ऐसे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, देन अगेन जीएस पेपर 2 पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो अभी इसमें एक स्टोरी बताया है एक आपके लेडी का, जो काफ़ी डिप्रेशन से जूझ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी डिप्रेशन से। उसके बाद सुसाइडियल थॉट्स आते रहते थे और ये 2 साल से चल रहा था, और कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था उनका कि उनके जो मदर के साथ रिलेशन था वो भी काफ़ी ख़राब था। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी जगह जो है ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट नहीं हो पाया। और फाइनली उन्होंने फ़ोन लगाया, जो आपका टेली थेरेपी जो होता है, या फिर टेलीफोन के ज़रिए जो थेरेपी दी जाती है बाय साइकियाट्रिस्ट। तो फ़ोन लगाया, तो वो जो लगाया जिसमें जो सिस्टम था वो है टेलीमानस। तो ये टेलीमानस जो है एक गवर्नमेंट का राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था अक्रॉस इंडिया। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि टेलीमानस किससे जुड़ा हुआ है, इसको किसने लॉन्च किया था, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने, और कब लॉन्च किया था। तो इस टेलीमानस हेल्पलाइन के ज़रिए जो लेडी थी जो सफ़र कर रही थी डिप्रेशन से, सुसाइडल थॉट से, उनका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ओवर द फोन क्या किया गया, उनको जो काउंसलिंग देनी थी वो दिया गया, फॉलो अप ट्रीटमेंट उनको दी गई, और उनका देखा गया कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बाद में जो लेडी थी जो सफ़र कर रही थी वो कम्प्लीटली स्टेबल हो गई मेंटली। बाकी टेलीमानस के बारे में इसमें अभी मैंने बताया जो ये है। तो अभी गैप क्या है मेंटल हेल्थ में, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको तीनों चारों पॉइंट से क्वेश्चन को देखना होगा। पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर जो आपकी मेंटल हेल्थ इशू है उसका रीज़न आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका गैप क्या क्या है, और क्या उसमें एफर्ट्स ली गई है बाय गवर्नमेंट, और उसका क्या वे फॉरवर्ड रहेगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें गैप में क्या है, गैप इन दिस सिस्टम में पहला तो है अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में हमारे देश में 0.75% साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन है वो है 1 लाख में 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए।
ये हो गया पहला गैप। दूसरा नंबर जो गैप है, क्लिनिक का अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तो अभी आप अगर देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, तो जो आपके साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक होने चाहिए फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वो कम देखे जाते हैं या फिर नहीं देखे जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है क्या, अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉब्लम जहाँ पे हमने देखी है गैप, उसी का सोल्यूशन उसी में है कि जो 0.75% है, तो जो रिकमेंडेड नंबर है उस तक बढ़ाना है, क्लिनिक जो कम है उसको ज़्यादा करनी है। फिर नेक्स्ट है, नीड मोर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेन्ड टू ऑफर द आपका ऑफर द थेरेपी, हेल्प मोर पीपल टू मैनेज देयर थॉट्स बेटर। तो जब आपके जो साइकेट्रिस्ट है वो ज़्यादा रहेंगे, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जब ज़्यादा रहेंगे, जो क्लिनिक का शॉर्टेज है उससे वो कम होगा, तो उससे क्या होगा, बेटर आपकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकेंगी। जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं है उसको अवेलेबल करना ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ क्या है, आपका ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी को भी, फैमिली को भी, अपने जो रिश्तेदार हैं, जो पीयर है, उनको लेके कंपैशनेट होना पड़ेगा। इसमें अभी एथिक्स का एंट्री हो गया कि हमें जो दया है हमारे मन में, कंपैशन जो है, काइंडनेस है, वो दिखाना पड़ेगा। जो इमोशनल सपोर्ट है वो देना पड़ेगा, ताकि हम एक इंसान को इमोशनली क्या कर सके, स्ट्रांग बना सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें हम देख सकते हैं। फिर एफर्ट्स इन स्टेट अगर देखें, तो अगर डिफरेंट स्टेट में देखें, लाइक कर्नाटका में हो या फिर केरला में हो, तो डिफरेंट लेवल पे एनजीओ के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा डिफरेंट शॉर्ट ऑफ मेजर्स लिया गया है, यूनिवर्सिटी के द्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके तो साइकोलॉजिकल जो फर्स्ट एड है उसको प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जो टेलीमेडिसिन है ना, वो एनी टाइम क्या होता है, अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी बिजी रहता है जो सेंटर्स है। अभी पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ है, उसमें काफ़ी लोग जो है वो मेंटल जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट से सफ़र कर रहे हैं। तो वो क्या है, जब फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है, और उनको जब उनका ट्रिगर हो रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, उसी समय हेल्प मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या करना है, जो गैप है उसको फील करना है। तो रोड अहेड क्या है, अवेयरनेस जो है वो जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आपके जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, उनके लिए कोर्सेज को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके तभी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, मल्टी फैक्टोरियल लेवल में हमें देखना है। ये ध्यान रखिएगा, इससे भी बढ़ के इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि जो सोसाइटी में सुसाइडल थॉट्स आज के समय पे बढ़ रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि सोसाइटी में आप देख सकते हैं पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंट लेवल पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। लोग सिंगल फैमिली की वजह से या फिर आपके सोलोगामी की वजह से आइसोलेशंस में रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट सोशल फैक्टर्स है, और इसी के साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रह सकते हैं, तो उनको भी हमें एड्रेस करना होगा, जैसे जॉबलेसनेस रहना, अनएम्प्लॉयड रहना, ये सभी भी फैक्टर्स हो सकती है। और इसी के साथ क्या है, आपके एजुकेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशली जब क्या होता है, आपके क्लास 10 के 12 के बच्चे सुसाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ क्या है, रैम्पेंट कंपटीशन एंड हायर एक्सपेक्टेशन एंड फोर्स बाय दी फैमिली एंड बाय दी सोसाइटी। जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो फोर्स करते हैं स्टूडेंट को कि वो सक्सीड करे, और जब नहीं होते हैं तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो ज़रूरी है कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए। अगेन एथिक्स आ गया इसमें कि एम्पैथी, इंक्लूजन एंड टाइमली केयर हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को क्या करना है, डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स लेने हैं। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, बजटरी एलोकेशन है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को चलाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी में एक ग्रेटर लेवल पे अवेयरनेस आ सके। तो ध्यान रखिएगा, पूरा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप इस ऐसे से, मतलब इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से। ओके नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जीएस पेपर 2 के बारे में। 2 का जो टॉपिक है अबाउट सेपरेशन ऑफ जो पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो कई समय पे देखा जाता है कि स्टेट लेवल पे जब अपोजिशन पार्टीज रूल करती है, तो जो गवर्नर रहते हैं स्टेट के, वो काफ़ी पार्टीजन रोल प्ले करते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है जो पास करते हैं, उसको गवर्नर का एसेंट नहीं मिल पाता है। हाल ही में जो देखा गया इन तमिलनाडु, तो उसमें आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के जजमेंट में
गवर्नर के और प्रेसिडेंट के ऊपर 3 महीने का जो आपका डेडलाइन है वो बांध दिया और कहा कि जो गवर्नर का प्रेसिडेंट का विम्स एंड फैंसीज है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट needs to run according to the aspirations of the people, according to the mandate of the people, according to the rule of the nation। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि हाल ही में क्या हुआ, जब आपका 3 महीने का डेडलाइन बांध दिया गया था बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो क्या किया जो हमारी प्रेसिडेंट महोदया है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था, 14 क्वेश्चंस को रेफर किया था टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो उसी में आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BI गवई जी ने, ओके, ऑनरेबल जस्टिस BI गवई जी ने क्या कहा है कि हुसोवर हाई एन अथॉरिटी में बी, चाहे वो कोई सी भी अथॉरिटी हो, जितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, वो लॉ के ऊपर नहीं है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैं सेपरेशन ऑफ पावर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विंग अगर काम नहीं करता है, जो उनकी ड्यूटी है उसमें फेल होते हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करूँ। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट का, वो गार्डियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स के। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो आपका उनसे लीगली बन पड़ता है वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज उन्होंने दिया है, और जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है फॉर अ डेमोक्रेसी, टू सस्टेन आवर डेमोक्रेसी, टू सस्टेन रूल ऑफ लॉ, टू सस्टेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चले, ना कि आपके गवर्नमेंट के या फिर गवर्नर के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चले। तो ये आप कहीं जिक्र कर सकते हैं। तो इसमें एक जुडिशियल एक्टिविज्म का आप रोल देख सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करती है, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करती है टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसको मार्क किया है, आप इसको क्वालिटी हाई करके जूम करके इसको पढ़ सकते हैं, जो भी मार्क्ड पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है अगेन फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो से है, उसी में से है कि पुलिस ऑफिशियल मस्ट शेड ऑल पर्सनल बायसेस व्हेन दे डॉन यूनिफॉर्म। तो जब पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है तो उनको जो भी बायसेस है उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस है या फिर ऑफिशियल्स है या फिर पूरी फोर्स है, वो क्या है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर द रूल ऑफ लॉ है। उनको आर्टिकल जो 14 है उसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ताकि क्या नहीं किया जा सके, किसी के अगेंस्ट बायस नहीं रखा जा सके। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को एब्सोल्यूट एंड टोटल इंटीग्रिटी को दिखानी होंगी, जो उनका राइचुअस एक्शन है वो दिखाना होगा। किसी के साथ आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मन में नहीं रख सकते हैं, और अगर है भी तो ड्यूटी के दौरान आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास इतना ज़्यादा पावर रहता है। क्यों दिया जाता है? टू एंश्योर जस्टिस, ओके, टू एंश्योर फेयर और इक्विटेबल व्हाट टू से, जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना ज़रूरी है, कि हर इंसान का जो FIR है उसको लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें ऐसा कुछ मामला था, मैंने इधर कहीं मेंशन किया है कि आपका FIR लेने से मना किया था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखे जाते हैं। ओके, तो पुलिस को क्या करना है, आपके जो चार्जशीट है, सॉरी जो FIR है वो फाइल करनी ज़रूरी है, अनबायस चार्जशीट बनाना ज़रूरी है, ताकि जो कोर्ट है वो आपकी जस्टिस को इंश्योर कर सके। तो उसके लिए पुलिस को अनबायसली काम करना काफ़ी ज़रूरी है, न्यूट्रली काम करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बात करता है अबाउट इंडिया एंड मॉरिशस, नॉट जस्ट पार्टनर्स बट अ फैमिली। तो इंडिया मॉरिशस के बीच का जो रिलेशन है वो इसमें दर्शाया गया है। तो हाल ही में जो आपके मॉरिशस के PM है नवीन चंद्र रामागोलम,
तो वो वाराणसी में आए हुए हैं और इसमें जो मीटिंग हुई तो उसी डिस्कशन में डिफरेंट चीज़ें सामने निकल के आई है। तो कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल पीएम ने भी मॉरिशस को विजिट किया था, तो इसीलिए क्या है, इस बार मॉरिशस और इंडिया का रिलेशन पूछा जा सकता है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जब इसका अगर पास्ट देखें, हिस्टोरिकल हम हिस्ट्री अगर देखें मॉरिशस का और इंडिया का, तो जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया में, तो ब्रिटिश का ओवरसीज कॉलोनीज डिफरेंट जगह पे था, तो उन कॉलोनीज में आपकी जो वर्कर्स थी उनकी कमी हो रही थी। तो इसीलिए इंडिया से जो हमारे आपके नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, वहाँ से जो आपके अवेलेबल वर्कफोर्स थे उनको आपके बॉन्डेड लेबर की तरह ले जाया गया था इन डिफरेंट रीजन, ताकि वो क्या कर सके, जो ब्रिटिश की प्लांटेशन है या फिर उनके जो फैक्ट्रीज है उसमें वर्क कर सके। तो उसी तरीके से क्या है, मॉरिशस जो एक अफ्रीकन नेशन है, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन को ले जाया गया था। और बाद में जब मॉरिशस आज़ाद हुआ तो देखा गया कि मॉरिशस की जो आपकी कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, वो है लगभग 60 to 70% इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। तो इसीलिए आप पीएम के नाम में भी देख सकते हैं नवीन चंद्र रामागोलम जी, तो इसमें एक क्या है, आपका इंडियननेस देखा जाता है। और जो आपकी हिंदू पॉपुलेशन है लगभग 50% है। तो इससे क्या है, आप देख सकते हैं कल्चरल एक हिस्टोरिकल टाइज है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। ओके, तो हिस्टोरिकली सब चीज़ों को पहले हमें हिस्टोरिकली, फिर सोशली, फिर कल्चरली, फिर पॉलिटिकली ऐसे देखना काफ़ी ज़रूरी है, तब हम एग्जाम में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिख पाएंगे। तो इसमें हमारे पीएम साहब ने कहा है, सेंचुरीज एगो आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशस। और हम सिर्फ पार्टनर ही नहीं है, डिप्लोमेटिक पार्टनर ही नहीं है, वी आर अ फैमिली, बिकॉज वी आर कन्वर्जिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, पीपल टू पीपल टाई, सोशल कनेक्शंस, ये सभी हम साझा करते हैं। मॉरिशस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत मॉरिशस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट है, अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर मॉरिशस। तो इंडिया क्या करती है, अंडर दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी डिफरेंट रीजन को हम जो इकोनॉमिक पैकेजेस है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा सके। तो इसमें क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोली जाएंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फर्स्ट जन औषधि केंद्र है आउटसाइड इंडिया, जो गवर्नमेंट क्या करती है, जिसमें सब्सिडाइज मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करती है, तो वो जो जन औषधि केंद्र है मॉरिशस में खोला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एस्टैब्लिशिंग एन आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जाएगा। तो आयुष क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये हमारा इंडिजीनियस मेडिसिन प्रैक्टिस सिस्टम है। तो अभी इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से जो इंडियन नॉलेज है, इंडियन इंडिजीनियस प्रैक्टिस सिस्टम है, वो वर्ल्ड वाइड सॉफ्ट पावर की तरह काम कर रही है। तो इसमें हम ये आयुष के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने वासुदेवा कुटुंबकम हमारा जो फिलोसॉफी है, सत्यमेव जयते जो हमारा फिलोसॉफी है, बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड जो पंचशील आपकी है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो ये सभी चीज़ें हम एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें 500 बेड एक हॉस्पिटल आपका खोला जाएगा। ओके, तो उसमें इंसानों के ट्रीटमेंट के लिए भी खोला जाएगा, प्लस एक आपका वेटरनरी स्कूल भी खोला जाएगा, जिसमें एनिमल की जो हॉस्पिटेबिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सकेंगी। फिर एनहेंस किया जाएगा कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी रिसर्च एंड पावर सेक्टर। और इसी के साथ आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है मॉरिशस का, उसमें भी नेविगेशन चार्ट्स करना, हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इससे क्या है, आपके जो रिसोर्स है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, उसमें दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे। और इससे क्या है, जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर मिशन कर्मयोगी। तो ये मिशन कर्मयोगी ऑलरेडी लास्ट ईयर एपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। तो मिशन कर्मयोगी के तहत हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको 21st सेंचुरी का जो स्किल है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस को अचीव कर सके। तो ये मिशन कर्मयोगी के तहत मॉरिशस में भी जो मॉरिशस के ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी मिशन कर्मयोगी के ऊपर प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भी पार्टनरशिप किया जाएगा इन रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन फॉर न्यू हाइट्स। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है, अगर एग्जाम में आता है तो इन पॉइंट में हम जब आंसर देंगे
आयुष वगैरह के बारे में मेंशन करेंगे तो हमें अच्छा मार्क फेच होगा। ओके, नेक्स्ट है रिलीफ फॉर रिफ्यूजी। तो हाल ही में क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जाम्पशन ऑर्डर है 2025 का, वो उसको लाया गया। तो अभी ये जो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, हमारे देश में जो रेफ्यूज ले रहे हैं, जो रेफ्यूजी है, तो कौन से रिफ्यूजी को एग्जाम्प्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो अभी आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1920 में, तो उसके तहत क्या है, आपके जो 3 नेशन है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसकी जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको सिटीजनशिप दी जानी है। तो उसके लिए अभी क्या करना है, उनको सिटीजनशिप दी जानी है, प्लस 1971 का जो आसाम आपका 1985 का जो आसाम अकॉर्ड है, उसके तहत 1971 से 24 मार्च के पहले जो आए हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। उनके बाद जो आए हैं, जो पॉपुलेशन, उनको हटा दिया जाएगा देश से, आपका उनको खदेड़ा जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अभी 1971 के बाद के जो है, उनको अगर एक्सपेट्रिएट किए जाएंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और जो असम अकॉर्ड है, वो आपका कन्फ्लिक्ट ना करे। तो इसीलिए क्या है, ये एग्जाम्पशन ऑर्डर लाया गया है। तो इस एग्जाम्पशन ऑर्डर के तहत क्या किया जाएगा, आपका जो 3 कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी है फ्रॉम 3 नेशन, उनको एग्जाम किए जाएंगे। प्लस इसमें श्रीलंकन जो रेफ्यूजी है, तो श्रीलंका में भी 1990s के दौर पे सिविल वॉर चला था बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड जो स्पेशली जो इंडिया की तमिल ओरिजिन सिटीजन थी इन श्रीलंका। तो उसके वजह से आपके बहुत सारे जो श्रीलंकन तमिल थे, वो इंडिया में एंटर किए थे। तो अभी जो ये आपका इमिग्रेशन एंड फॉरेन एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025 है, इसके तहत श्रीलंकन तमिल को आपका इसमें एग्जाम्पशन दिया गया है कि उनको आपका देश से निष्कासित नहीं किया जाएगा, वो देश में, हमारे देश में रहेंगे। उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनका जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो इसमें दिया गया है। तो बाकी इसमें फर्दर क्या करना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्कशन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग रिफ्यूजी की तरह है, उनको काफ़ी जो राइट्स है वो नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो सिटीजनशिप है, उसको इंश्योर किया जाए बाय दिस 2 नेशन, कि कोई अगर जाना चाहता है तो उनको श्रीलंका एक्सेप्ट करे, सिटीजनशिप दे, या फिर कोई नहीं जाना चाहता है, इंडिया में ही रहना चाहता है, तो उनको इंडिया सिटीजनशिप दे। इस तरीके का जो प्रोविजन है वो लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए लास्ट में लिखा गया है कि स्टेक होल्डर शुड अडॉप्ट अ ह्यूमन अप्रोच। तो एक ह्यूमन अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उनका जो कनेक्शन है इंडिया से रहा है, तो इसीलिए जो कनेक्शन है उसको बरकरार रखते हुए उनको प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है, चाहे इंडिया में दिया जाए या फिर श्रीलंका में दिया जाए। तो इसमें श्रीलंका का जो बात है वो स्पेशली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, रेकलेस एस्केलेशन। तो हाल ही में क्या हुआ, आपका जो एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेशन ही है कतर, और कतर एक एलाई भी है यूएसए का। तो यूएसए का जो एलाई है कतर, इसके ऊपर क्या किया गया, इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग की गई। क्यों बॉम्बिंग की गई, डिफरेंट लोकेशन पे, ताकि जो हमास लीडर्स है जो कतर में है उनको टारगेट किया जा सके। लेकिन इससे क्या हुआ, जो कतर की सोवरेनिटी है उसको वायलेट किया गया। तो इससे क्या है, जो आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी इवन उन्होंने भी ये चीज़ें कही है कि वो अनहैप्पी है, और उन्होंने कतर को ये अश्योर किया है कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी रीज़न में अगर कोई आपका कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है तो उसको एस्केलेशन नहीं होने देना है। तो इसमें इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो जब आपके हमास ने बॉम्बिंग किया था उस समय उन्होंने काउंटर बॉम्बिंग किया, तब तक जो है सपोर्ट था इजराइल के साथ वर्ल्ड कम्युनिटी का, डिफरेंट नेशन का। लेकिन अभी जो इजराइल इसको प्रोलॉन्ग्ड कर रही है और डिफरेंट रीजन को भी इसमें लपेट रही है, और सिटीजन जो है या फिर जो आम जनता है उसके बारे में नहीं सोच रही है, तो ये एक क्या है, आपका कंसर्न का विषय है। और ये जो आपका एथिक्स इन आईआर है उसका भी हम वायलेशन देख सकते हैं। ओके, तो ये एथिक्स इन आईआर के पर्सपेक्टिव से आप कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।